नमस्कार दोस्तों, राम राम खमा गणी आप सभी को। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, राजस्थान पुलिस एक बहुत बड़ी वैकेंसी है दोस्तों, जिसके अंतर्गत कितने पद थे आपके, लगभग 9617 पद जो थे आपके। इस भर्ती के लिए आपका एग्जाम जो है वो हो चुका है। अब इस भर्ती के अंतर्गत सबसे बड़ी बात जो है वो स्टूडेंटों को किस चीज़ का है कि सर रिजल्ट कब आ रहा है। तो रिजल्ट देखिए, कभी भी घोषित हो सकता है, कभी भी घोषित हो सकता है। मतलब जब भी आप ऐसा कोई काम कर रहे होंगे कि आप निश्चिंत होकर कहीं बैठे हुए हैं, तो अचानक से आपको सूचना मिलती है कि रिजल्ट आ गया। वैसे आधिकारिक सूचना ये है कि या तो आज रात को, नहीं तो कल तक जो है आपके रिजल्ट की घोषणा हो सकती है। लेकिन उससे आपको बिल्कुल भी डरने चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रिजल्ट उतना महत्वपूर्ण आपके लिए नहीं है। अगर आप पास भी हो रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए फिजिकल एग्जाम्स जो आपका होने वाला है। तो क्या फिजिकल एग्जाम्स के लिए रिजल्ट का आप इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हो? उससे पहले आप कृपया ये सोचें एक बार कि क्या आप फिजिकल के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। क्योंकि फिजिकल की जो डेट है उसकी आधिकारिक नोटिफिकेशन या आधिकारिक सूचना जो है वो राजस्थान पुलिस पहले ही दे चुका है कि 30 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर जो है उस तक आपके क्या चलेंगे, फिजिकल। और फिजिकल जो होंगे वो कहाँ पर होंगे? पॉसिबिलिटीज ये है कि फिजिकल जो है वो संभाग मुख्यालय पर होंगे, अन्यथा हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो है जहां पर आपने फॉर्म अप्लाई की है जिस जिले के लिए, उसके स्थान पर भी आपका आवेदन वो फिजिकल टेस्ट जो है वो हो सकता है। तो आप एग्जाम पास कर लेते हैं, रिटर्न आपका क्वालिफाई हो जाता है, उसके पश्चात आपको क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है उन चीज़ों को एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखिए। तो शारीरिक मापदंड जो है वो कितना होना चाहिए आपका? तो न्यूनतम ऊंचाई जो है वो पुरुषों के लिए होती है दोस्तों 168 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर। निश्चित रूप से ये आप सभी की पूरी होगी, क्योंकि जिसकी पूरी है उसी ने राजस्थान पुलिस की तैयारी करके उसके एग्जाम के लिए अप्लाई किया होगा। जिसकी हाइट ही नहीं हो रही है वो बेचारा जो है उसने फिजिकल छोड़ो, उसने रिटर्न के लिए ही एग्जाम नहीं दिया होगा। न्यूनतम सीना फुलाने का जो है, बिना फुलाए जो है वो पुरुषों के लिए कितना है, 81 सेंटीमीटर, और फुलाने पर कितना है, 86 सेंटीमीटर। यानी कि 5 सेंटीमीटर का आपके सीने के अंतर्गत इन्फ्लामेशन होना चाहिए, फूलना होना चाहिए कि 5 सेंटीमीटर आप उसको फुला सकते हैं कि नहीं। और न्यूनतम वजन जो है ये पुरुषों के लिए लागू नहीं होता है, लेकिन महिलाओं के लिए न्यूनतम वजन का जो है वो क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है कि वो कितना होना चाहिए, 45 किलोग्राम जो है वो न्यूनतम वजन आपका होना चाहिए। डेफिनेटली मैं आपको कह रहा हूं कि जिन विद्यार्थियों ने रिटर्न एग्जाम दिया है, डेफिनेटली उन्होंने इन चीजों को पहले से देख लिया होगा, तो उनको अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा ध्यान रखना दोस्तों कि यहां ऊंचाई व सीने में 5% की छूट भी दी जा रही है, जो किसके लिए है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं। अगर उपलब्ध हैं तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर जितनी सीटें हैं उतने कैंडिडेट उनको नहीं मिल रहे हैं, तो बचे हुए मेरिट में शामिल जो कैंडिडेट्स हैं उनको 5% की क्या दी जा रही है, छूट दी जा रही है। ये आपको ध्यान रखने की बात है। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई जो है वो 152 सेंटीमीटर और वजन जो है वो 47 किलोग्राम में किसी भी प्रकार की यहां पर छूट नहीं है। तो महिलाएं जो है जिनका ओवरवेट जो हो रही है, उनको अपने वेट को कंट्रोल करने की आवश्यकता है, तो उनके पास पर्याप्त समय है, वो चाहे तो अपने वेट को भी क्या कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, शारीरिक दक्षता परीक्षा जो है, इसमें भाग लेने के लिए आपको प्रमाण पत्र संबंधी केंद्र पर आवश्यक रूप से क्या करने होंगे, प्रस्तुत करने पड़ेंगे। यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको साथ लेके जाने होंगे। और रेस क्या है, कितने समय में आपको फिजिकल अपना पूरा करना है? तो पुलिस दूरसंचार के जो विद्यार्थी हैं उनकी शारीरिक दक्षता के लिए ध्यान रखने, पुरुष जो है उनके अंदर 25 मिनट है और महिलाओं के लिए क्या है, 35 मिनट की रेस का टाइम दिया गया है, जो कि कितने किलोमीटर की होने वाली है, 5 किलोमीटर की रेस जो है वो आपके होने वाली है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए इसमें क्या दिया हुआ है, 30 जो मिनट दी हुई है वो आपको ध्यान रखना है। शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़ में अगर आप पास या फेल होते हैं तो आपको कोई भी दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा। इसके अंतर्गत केवल एक ही अवसर जो है वो आपको प्रदान कर रहा है। आप किसी भी तरीके की कोई भी अपील करने का अवसर आपके पास नहीं होगा। कि ऐसा नहीं है कि सर मेरे पेट में दर्द हो गया था, मेरी टांग में दर्द हो गया था, सर मेरा सांस फूलने लग गया था, सर मैं गिर गया था, कोई चीज आपकी नहीं सुनी जाएगी। तो डेफिनेटली आप अपने आप को रेस के लिए जो है वो पूरी तरीके से क्या रखें, तैयार रखें। जो रेस कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो 20 दिन का समय है, आपको अपनी प्रोफिशिएंसी जो है उसको बढ़ाने का आपके पास थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। दक्षता परीक्षा
परीक्षा के अंतर्गत ध्यान रखना क्या होगी, कांस्टेबल चालक के अभ्यर्थियों के लिए दक्षता परीक्षा मापदंड में सफल रहे आवेदकों को दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी जो 30 अंकों की होगी। दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य वर्ग, आर्थिक वर्ग, कमजोर पिछड़ा वर्ग, अति विद्यार्थियों के लिए 40%, अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 36% अंक जो है वो अनिवार्य होना चाहिए। और कांस्टेबल चालक के जो पद हैं उनके पास 1/1/2026 से पहले का ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके बाद का हो, 1/1/2026 से एक वर्ष पूर्व यानी कि 1 जनवरी 2025 से लेकर और अब तक का आपके पास क्या होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो होना चाहिए। इससे एक वर्ष पहले यानी कि 1 जनवरी 2025 से पहले का ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो आपके पास होना चाहिए। शारीरिक दक्षता प्राप्त अंक अंतिम चयन हेतु सम्मिलित किए जाएंगे यानी कि आपका जो ड्राइविंग टेस्ट होगा उसके अंक जो है वो भी मेरिट में क्या किए जाएंगे, शामिल किए जाएंगे। अब दोस्तों अपन बात करते हैं कि आपको जो छूट दी जा रही है वो किस चीज की छूटें हैं। तो कुछ ऐसी विशेष कैटेगरी जो है राजस्थान पुलिस ने बना रखी है, उन राजस्थान पुलिस की जो विशेष कैटेगरी है उनके अंतर्गत कुछ अंकों की छूट दी जा रही है। जैसे अगर मैं बात करूं, मान लीजिए तो आपके पास अगर एनसीसी का सर्टिफिकेट है और एनसीसी का अगर सी सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको एक्स्ट्रा जो है वो 10 अंक जो है वो बोनस के रूप में मिलेंगे। अगर आपके पास बी प्रमाण पत्र है तो आपको कितने अंक मिल रहे हैं, 8 अंक मिले हैं। और अगर आपके पास ए प्रमाण पत्र है तो आपको 6 जो अंक है वो किसके रूप में मिलेंगे, बोनस के रूप में। साथ ही राजस्थान पुलिस के अंतर्गत कुछ होमगार्ड्स भी काम कर रहे हैं, तो उन होमगार्ड्स की जो सेवा अवधि है यानी कि कितने समय से वो कार्य कर रहे हैं, तो उनकी सेवा अवधि यदि 3 वर्ष तक वो लगातार सेवा दे रहे हैं तो उनको भी 10 अंक मिलेंगे। 2 वर्ष तक सेवा देने वालों को 8 अंक मिलेंगे और 1 वर्ष तक अगर कोई सेवा दे रहा है तो उसको भी कितने मिलेंगे, 6 अंक मिलेंगे। यानी कि होमगार्ड्स को भी इसके अंतर्गत छूट दी जा रही है। 1 साल तक जिसने होमगार्ड का काम किया है उसको 6 बोनस अंक मिल रहे हैं, 2 साल तक जिसने काम किया है उसको 8 अंक मिल रहे हैं और जिसने 3 वर्ष तक होमगार्ड का काम किया है उसको कितने अंक मिल रहे हैं, 10 अंक मिल रहे हैं। इसके अलावा पुलिस से संबंधित विषयों में डिप्लोमा या डिग्री रखने वाले जो विद्यार्थी हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी मान्य प्रताप विश्वविद्यालय से किसी ने कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत, सूचना प्रौद्योगिकी आईसीटी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, साइबर सेफ्टी के अंतर्गत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या साइबर क्राइम के अंतर्गत, डेटा साइंस के अंतर्गत या फोरेंसिक साइंस के अंतर्गत किसी ने एमटेक एमएससी अगर की हुई है तो उसको भी बोनस अंकों के रूप में कितने मिल रहे हैं, 10 अंक मिल रहे हैं। कानून द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यदि आपने ये कोर्स किए हैं तो फिर आपको कितने मिल रहे हैं, 8 जो अंक है वो बोनस के रूप में मिल रहे हैं। और विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आपने इनके अंतर्गत कोई डिप्लोमा लिया हुआ है तो फिर आपको कितने मिल रहे हैं, 6 अंक मिल रहे हैं। तो ध्यान देने की बात यहां पर यह भी है कि बोनस की जो कैटेगरियां बनाई गई है वो भी बहुत अच्छी बात है। एनसीसी वाले, होमगार्ड्स और डिप्लोमा या डिग्री रखने वालों को राजस्थान पुलिस के एग्जाम्स के अंतर्गत क्या दिए जा रहे हैं, बोनस अंक। अगर आपके पास ये है तो उनको संभाल के रख लीजिए, ये आपकी मेरिट में क्या होने वाले हैं, ऐड होने वाले हैं। अब किस में कितना होगा, तो सी सर्टिफिकेट वालों को 10 अंक, बी वालों को 8 अंक, ए वालों को कितने मिल रहे हैं, 6 अंक। होमगार्ड में 3 साल तक सेवा देने वाले को 10 है, 2 वर्ष तक देने वाले को 8 है और 1 वर्ष तक देने वाले को कितने हैं, 6। इसके अलावा इन सब चीजों के अंतर्गत साइबर क्राइम्स में, कंप्यूटर साइंस में, आईसीटी में, डेटा के अंतर्गत इन सब में अगर आपने कोई डिग्री या डिप्लोमा ली है तो वो सब कितने हैं, 10 अंक हैं, 8 अंक और 6 अंक है। ये सारे के सारे आपके योग्यता अंक जो है उसके अंतर्गत क्या होंगे दोस्तों, शामिल होने वाले हैं। जब आप, एक बात ध्यान देना, जब आप किसके लिए जाएंगे, फिजिकल के लिए जब आप जा रहे होंगे तो फिजिकल के लिए जाते समय आपको अपने जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ ले जाने हैं, उनकी फोटोकॉपियां जो कि स्वयं हस्ताक्षरित होंगी यानी कि आपके खुद के हस्ताक्षर उन पे होने चाहिए, वो आपको साथ लेके जानी है। इसके अलावा दोस्तों आपका जो मतलब हेल्थ सर्टिफिकेट है यानी कि मेडिकल जो सर्टिफिकेट है आपको, वो भी आपके पास होना चाहिए। जो ऐसा नहीं है कि आपने किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जाके बनवा लिया, तो आपका जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर मतलब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जिसको अपन बोलते हैं, एक ही जिससे होता है हर जिले के अंतर्गत, वहां जाकर आपको अपना मेडिकल प्रमाण पत्र जो है वो मेडिकल बोर्ड जो होता है उससे भी लेना होगा। तो सभी आप जो पास हुए हैं, आपके पास होने की जो मार्कशीट होगी आपके पास, यानी कि जो अंक आप निकालेंगे जाके, रिजल्ट आप कहां दे सकते हैं, रिजल्ट आप दे सकते हैं राजस्थान पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वहां पर जाकर आप देख सकते हैं, या फिर अपनी एसएसओ आईडी जो है वहां पर आप जाके देख सकते हैं। उसको पास करने के बाद फिजिकल के लिए आपसे अलग से एक आपको कॉल लेटर आएगा आपके पास, यानी कि एडमिट कार्ड आपके पास आएगा जो कि आप एसएसओ आईडी से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर पुलिस की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको टोटल अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ में लेके जाने हैं।
यदि आपके मम्मी पापा के और आपके नाम में कोई मिसमैचिंग हो रही है तो उसके लिए आप अपना एफिडेविट तैयार कर लीजिए। आपके पास ऐसा कोई कागज नहीं है जिसके अंतर्गत आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है तो डेफिनेटली आप अपना जन्म प्रमाण पत्र जो है उसको बनवा लीजिए। तो कागज जितने भी हैं आपको लग रहा है कि आप एग्जाम पास होने वाले हैं, कितने पे हो जाएगा, तो लगभग मैं मान के चल रहा हूं जिसके 80 से 85 नंबर या लास्ट 90 नंबर अपन मान लेते हैं इतने आ रहे हैं और राजस्थान पुलिस का एग्जाम पास कर जाएगा। तो रिजल्ट आप कब आएगा इसकी टेंशन ना ले, रिजल्ट के बाद आपको जो प्रोसीजर करना है उन चीजों की आप पहले तैयारी करें, ताकि बाद में आपको जल्दबाजी के अंतर्गत ऐसा नहीं है कोई डॉक्यूमेंट्स आप भूल के चले जाओगे या किसी डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक हो रही है आप उसको सही नहीं करवा पा रहे हो, तो इन चीजों को आप पहले कर लीजिए। तो यहां पर यही लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य परीक्षण जो है वो भी आपको कराना पड़ेगा, और स्वास्थ्य परीक्षण आपको कहां से कराना पड़ेगा, राजकीय मेडिकल बोर्ड जो बनाया जाता है किसके अंतर्गत, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो होता है उसके अंतर्गत एक मेडिकल बोर्ड होता है, वहां पर जाकर आपको स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी आपका क्या करना है, बनवाना है। और ये स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जो है वो 6 माह यानी कि 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। आप बस मेडिकल बोर्ड के द्वारा फिट घोषित कर दिए जाएं, यही उनके लिए काफी होता है। अब हम दोस्तों बात करने वाले हैं कि भाई प्रमाण पत्र और चरित्र प्रमाण पत्र के साथ साथ क्या चाहिए आपको। तो चरित्र प्रमाण पत्र के जब आप फिजिकल के लिए जाएंगे, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है शारीरिक दक्षता और मापतोल परीक्षा के लिए जब आप जाएंगे तो आपको अपने मूल प्रमाण पत्र एवं स्वयं प्रमाणित यानी कि सेल्फ अटेस्टेड जो कागज है वो साथ लेके जाने हैं। क्या क्या चाहिएगा आपको उसमें, तो फॉर्म के साथ मेंशन किया हुआ था शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र यानी कि 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, आयु प्रमाण पत्र जिसको अपन बोलते हैं बर्थ सर्टिफिकेट, अगर वो 10वीं की मार्कशीट में लिखी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो बनवा लीजिए बर्थ सर्टिफिकेट। SC ST OBC का यानी कि आपका जाति का जो प्रमाण पत्र है वो आपको लेके जाना है। इसके अलावा अगर EWS के अंतर्गत आ रहे हैं तो EWS का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप राज्य कर्मचारी हैं तो राज्य कर्मचारी होने का आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। आपके पास कर्तव्य पालन करते हुए यदि मृतक आश्रित हैं आप तो उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अंतिम शैक्षणिक योग्यता प्रदान करने वाली जहां से आपने 10वीं 12वीं पास की है या आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो जिस कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन किया है उस कॉलेज के प्रिंसिपल जो होते हैं उनका करेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। ये बिल्कुल चाहिए, जहां से नहीं बनवाया है आपने तो बनवा ले। आपने 10वीं हो सकता है 10 साल पहले पास की से, हो सकता है 10वीं आपने 5 साल पहले पास की, हो सकता है उसके बाद आपने ग्रेजुएशन कर लिया हो, तो आपकी अंतिम संस्था जो है वो आपका कॉलेज होगा। तो कॉलेज का करेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो आपके पास होना चाहिए और ये 6 माह से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक के पास NOC होनी चाहिए और उसका डिस्चार्ज प्रमाण पत्र जो है या पेंशन सर्टिफिकेट जो है वो आपके पास होना चाहिए। आपके पास भरा हुआ फॉर्म जो है विभाग द्वारा चयन उपरांत निर्धारित आवेदन पत्र भरवाया जाएगा वो आपके पास होना चाहिए। उसमें चिपकाने के लिए स्वयं के 2 फोटो, रंगीन फोटो भी आपके पास होने चाहिए। विधवाओं के मामले हैं, इसी तरह कांस्टेबल ड्राइवर का है, NCC होमगार्ड के हैं, ये सारे सर्टिफिकेट जो है वो आपके पास होने चाहिए। तो आगे अगर बात करें तो दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि रिजल्ट जो है उसकी टेंशन ना ले कि 80 से 85 नंबर जिस भी कैंडिडेट्स के आ रहे होंगे उसका एग्जाम आराम से पास हो जाएगा। इसके अलावा आपको पास 30 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर तक जो है वो आपकी क्या दी हुई है, फिजिकल की डेट दी हुई है। PET यानी कि फिजिकल एग्जाम जो है उसकी टेस्ट डेट दी हुई है। यहां पर जाते समय आपको क्या क्या ले जाना है, यहां पर जाते समय आपको सभी अपने ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको लेके जाने हैं। इसके अलावा इन डॉक्यूमेंट्स की 2 क्या होनी चाहिए आपके पास, सेल्फ अटेस्टेड क्या होनी चाहिए, फोटोकॉपी होनी चाहिए। आपके पास PET के लिए जो आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा वो एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मेडिकल बोर्ड के द्वारा जो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा फिटनेस का वो आपके पास होना चाहिए। और आप अगर किसी कैटेगरी में आ रहे हैं तो वो सब आपके पास होने चाहिए। तो निश्चित रूप से दोस्तों तैयार रहें, अपने आप को एग्जाम्स के लिए अच्छी तरीके से तैयार रखें। रेस वगैरह आप कर ही रहे होंगे, नहीं कर रहे हो या कम कर रहे हो तो थोड़ी सी अपनी प्रैक्टिस को क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।